Good morning, sir. Good morning. चलिए क्वेश्चन की जल्दी से। एक चेन है जिसकी मास m है और लेंथ l है और ये टेबल पे रखा है जहाँ पे फ्रिक्शन है और ये जो वर्टिकल है ये आपका स्मूथ है। तो आपको मिनिमम लेंथ निकालनी है चेन की जो कि टेबल पे हो ताकि आपका रेस्ट पोजीशन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग। देखिए इस लेंथ को आपने x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। इस वाले चेन की मास को मैं m1 मान लूं तो m1 मास कितना हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द चेन और इसका मास कितना हो जाएगा m2 मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द चेन। सिंपल यहाँ पे ये देखिए कि ये जो चेन है
नीचे क्यों आएगा? mg के कारण, ठीक है। कौन सा मास है? m2g, जो इसको नीचे लेकर आएगा, ठीक। अब इसको अगर रेस्ट पे रहना है तो इसको रोकने के लिए कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन तो सिर्फ इतने पोर्शन में लग रहा है, ठीक। तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू m1g, म्यू m, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू m1g इज इक्वल टू m2g। m1 m2 की वैल्यू है, x की वैल्यू आ जाएगी। सर ये M2G के इक्वल कैसे हुआ? इसको नीचे कौन लेकर आ रहा है? चेन कौन से फोर्स के कारण नीचे आएगा? mg। m2g। हाँ M2G। हाँ, इसको रोकने के लिए कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन म्यू बस, m1g। दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आपका चेन रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। क्लियर है? यस सर। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। नोट कर लिया? अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, फ्रिक्शन लेस सरफेस ले लिया, स्मूथ सरफेस। तो ये चेन नीचे आएगी ना, इसको रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं है, ठीक। तो आपसे पूछा गया फाइंड स्पीड ऑफ चेन व्हेन इट बिकम वर्टिकल। यहाँ पे देखिए कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। बस लगाइए, आ जाएगा। टेन बाई रूट थ्री। 10 by root थ्री 10 by root 2 रूट थ्री 3। हाँ, मेरे ख्याल से वही आएगा। देखिए दो केस बना लिए हम लोगों ने, ये तो पहले इनिशियल केस थी, और ये चेन आपका जो वर्टिकल हो गया। मैंने कहा इसकी कुछ वेलोसिटी v होगी, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले केस में देखूं, मैंने क्या किया, इसी को रेफरेंस मान लिया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के मेरे को रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपने इसको रेफरेंस मान लिया। अगर मैं इस वाले चेन के लिए बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है?
0, और इस वाले चेन के लिए mg माइनस, है। ठीक हाँ है। अब ये जो मास है पूरे चेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कंसीडर करेंगे। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? 2 मीटर पे। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस m, इसका मास कितना है? मास पर यूनिट लेंथ 12 डिवाइडेड बाय 6 इनटू लेंथ 4, 8 kg माइनस m g h, ठीक है। काइनेटिक तो 0 है। फाइनल कंडीशन में इसका सेंटर ऑफ मास यहां आ चुका होगा, कितनी डिस्टेंस पे? टोटल लेंथ कितनी है? 6, तो ये 3 मीटर। सर तो ये reference के लिए 12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 ये कैसे हुआ? तो सर ये मास 6 कहाँ से आया? 4 प्लस 2 कितना होता है? अच्छा अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए। अब इस चेन का मास कितना है? 12 kg, ठीक है, और रेफरेंस से 3 मीटर नीचे है, तो माइनस m g h प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए v की वैल्यू, देखिए कितनी आ रही है। वो मासलेस, तो उसमें तो मास आ भी नहीं रहा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर, उसको तो पॉइंट मास मानते हो जब तक उसकी लेंथ ना दी गई हो। देखिए जब भी मास पूरे लेंथ पे या पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कुछ भी निकालेंगे तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और जैसे कि आप लोग का ब्लॉक रहता है तो उसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ब्लॉक को ही हम लोग पॉइंट मास मानते हैं। अगर ब्लॉक की लेंथ दी होती है कि मैंने कहा कि एक ब्लॉक है 2 kg का और इसकी ये लेंथ है 10 मीटर, अब मेरे को सेंटर ऑफ मास कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन ब्लॉक में कभी भी लेंथ वगैरह नहीं दी रहती है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग पॉइंट मास मान के चलते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, कहीं पे भी अगर लेंथ दिया हो तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से कंसीडर करेंगे, लेकिन ब्लॉक में कभी आया नहीं है क्वेश्चन ये ब्लॉक की लेंथ दे दी गई है, उसके लिए चेन रॉड वगैरह ये सब क्वेश्चन है। नोट कर लिया कितनी आ रही है वैल्यू v इज इक्वल टू 10/√3। 10/√3। देखिए ये आपका हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक, इसके ऊपर आपने एक चेन रखा हुआ है, इसका मास मान लीजिए 12 kg, या भी आपका रेस्ट पोजीशन पे है, म्यू की वैल्यू 0 है, स्मूथ सरफेस।
ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन पे। अगर मैंने यहाँ पे हल्का सा भी जर्क दिया तो चेन तो स्लाइड कर जाएगी ना, अभी रेस्ट पोजीशन पे है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल जर्क दूंगा तो ये क्या करेगा, चेन इस डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगी। ठीक, तो आपसे पूछा गया फाइंड स्पीड ऑफ चेन when it becomes vertical. यहाँ पे आपने स्मॉल जर्क दिया, इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अगर मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं तो? 0। गुड। और कोई? ये सेमी सर्कुलर रिंग है, आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है सेमी सर्कुलर रिंग का कितना होता है? 2r/π। हाँ यस सर। तो 0 कैसे हो गई? अभी मैंने पॉइंट बताया था कि अगर मास है पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेरे को सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आप लोग याद रखिए अगर चेन ऐसा है, ठीक है, या तो चेन इस तरीके से है, हाफ पोर्शन पे रखा हुआ, दोनों केस में जो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होती है 2mgr डिवाइडेड बाई पाई। इस रिजल्ट को याद रखिए दोनों केस के लिए। अगर चेन पूरे पे है
या तो वन क्वाड्रेंट पे है। दोनों केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है 2mgr डिवाइडेड बाई पाई। मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, पूरा इंटीग्रेशन की मैथ्स आ जाएगा। रिजल्ट को याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देख लीजिए, स्टार्टिंग में जब आपने जर्क नहीं दिया है तो उस समय इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या लिखूंगा, 2mgr डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू, जब चेन आपकी वर्टिकल हो गई, ये वर्टिकल होगी, मैंने कहा इसकी स्पीड v है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² प्लस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये नीचे आ गया। इसकी लेंथ कितनी है इस चेन की, पाई आर। इसकी लेंथ कितनी है, पाई आर, आर के टर्म में, ठीक। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, पाई आर बाई 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, तो माइनस mgh। तो यहाँ से v की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैंने रेडियस भी दे दिया तो सब वैल्यू पुट करके आप लोग निकाल सकते हैं। मार्च में इसका m/2 लेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। अच्छा, वो सिर्फ लेंथ के लिए। वो उसकी पोजीशन सेंटर। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है सबको? अगर आप लोग अभी जवाब नहीं देते हैं तो अभी बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं भी जवाब नहीं दूंगा। सर ये mg πr/2 ये कैसे हुआ सर एंड में? सर वो जो आपने हाफ mv² के बाद लिखा है माइनस ये। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कहाँ आ गया, नीचे आ गया ना। नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, डिक्रीज। इसलिए माइनस mgh। अच्छा ठीक है सर।
देखिए यहाँ पे अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो पूरे सिस्टम को नीचे लेके कौन आ रहा है, mg, ठीक है। तो यहाँ पे mg कैसा आपका कंजर्वेटिव फोर्स, तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। अभी मैंने इस पोजीशन पे रिलीज कर दिया, इसको रोकने वाला कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, जैसे भी चेन में था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर 2 kg ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है, हाफ 3 × v²। 3 क्यों लिया मैंने, सारा मास नीचे आएगा ना, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों की टोटल मास आएगा, वेलोसिटी दोनों की same है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं आपके, तो दोनों क्या है, एक सिस्टम है। क्या एक्सीलरेशन क्या था, फ्री फॉल हो रहा है तो v होगा। टेंशन वाले कह रहा है, टेंशन हाँ, या फिर किसी बार से आपने कुछ नहीं करवाते टेंशन वाले, ऐसे करके वो तो हो सकता है जी जी, कर दिया, यही आ रहा आंसर वही है। रीजन एक लाइन में आ सकता है। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं ताकि क्वेश्चन और इजी वे में सॉल्व हो, तो कोशिश कीजिए कि इसी कॉन्सेप्ट से कीजिए प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन, रेस्पॉन्स नहीं आएगा मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा, डिमोरलाइज कर दूंगा, पहले बताता रहूं। उसके बाद करेंगे।
√184/5। आंसर चेक करना पड़ेगा, रैंडम क्वेश्चन दिया मैंने। अब देखिए पुली ब्लॉक सिस्टम में आपने पुली कांस्टेंट से या पॉइंट मेथड से आपने V1 V2 निकाला था, याद है V1 V2 के बीच में रिलेशन। तो मान लीजिए कि जब 5 kg वाला 2 मीटर फॉल कर गया, यहाँ पे 5 kg पहुंच चुका, इसकी स्पीड मान लीजिए V1, ठीक है, तो 2 kg ऊपर जा रहा होगा, इसकी स्पीड आपने मान ली V2। तो पॉइंट मेथड से सबसे पहले V1 V2 के बीच में रिलेशन निकालिए। पॉइंट मान लीजिए 1 2 सर 3। हमें कैसे पता क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है? अब जैसे आपने इसमें बताया कि इसमें V1 V2 की वैल्यू निकालनी है, सर पिछले वाले में तो हमने नहीं निकाली थी, पिछले वाले में तो वो सिंगल स्टेज से डायरेक्ट। जुड़ा हुआ था। क्या पीछे सर? वाले क्वेश्चन में भी वही चीज मैं कर रहा था, लेकिन मेरे को ये पता था जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये आगे आ रहा है। सिंगल मेरे को हाँ क्वेश्चन यस सर। पता चल रहा था, लेकिन इस वाले में यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता कि ये जितना नीचे जाएगा ये भी उतना ही ऊपर आएगा। सर फिर ये कैसे पता लगेगा कि हमें स्टार्ट कैसे करना है? मैं क्या कह रहा हूँ, ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, हाँ ये कुछ ना कुछ तो ऊपर जाएगा ना। हाँ यस सर, कितना जाएगा ये कैसे निकालें? जैसे आप बताओगे। बस पहले पॉइंट मेथड इसे पढ़ा क्यों, उसी को अप्लाई करने के लिए ना। ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा कि ये बना दिया बोलेंगे V1 V2 के बीच में रिलेशन निकालिए। क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे अगर टिपिकल बनाना है उसको तो, और ठीक टिपिकल है बनाने सर, में 10 पुली लगा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, यस सर। 2v2 क्वेश्चन निकाल। हम्म? 2v2 क्वेश्चन निकाल। अब देखिए यहाँ पर 1 तो रेस्ट पे है, 0 2 वाला कितने से जा रहा है ऊपर की तरफ, V2, तो लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, -V2। 3 भी ऊपर जा रहा है, -V2। 4 और 5 बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। V2 इक्वल्स टू में 2v1, मैंने v1 इसको लिया है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। 4 और 5 आपकी पुली क्या रेस्ट पे है, 6 वाला नीचे जा रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है, इज इक्वल टू 0। तो V1 इज इक्वल टू 2v2। याद कीजिए जब पुली कांस्टेंट मैंने बताया था तो मैंने कहा था कि जो वेलोसिटी का रिलेशन है वही x का रिलेशन होगा, वही एक्सीलरेशन का रिलेशन होगा, ठीक है। अब यहां से मेरे को एक रिलेशन पता चल गया, मैं V1 यहाँ पे मैंने कहा कि x1, मैंने कहा कि 5 kg वाला कितना नीचे आया, x1 इज इक्वल टू 2x2। सेम रिलेशन x के लिए भी होगा, ठीक। अब यहां से मेरे को पता चलेगा कि कितना ऊपर गया। मैं 5 kg की अगर बात करूं तो 5 kg के लिए देखिए, जो 5 kg वाला ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है 2 मीटर, ठीक है। तो 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, ये कितना मूव किया, x2 इज इक्वल टू x1/2, ठीक है। तो x2 इज इक्वल टू x1/2, दैट मींस 1 मीटर। 5 kg वाला 2 मीटर नीचे आएगा तो 2 kg वाला 1 मीटर ऊपर जाएगा, ठीक। मेरे को तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 5 kg की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। कितनी डिक्रीज हो रही है, mgh 100। 2 kg की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज mgh। नेट कितना डिक्रीज हो रहा है, नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी 100 - 20, क्लियर है, ठीक है। तो नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी वही किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर 80 इज इक्वल टू हाफ
5 v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2 v2 स्क्वायर। v1 v2 के बीच में रिलेशन पता था ना हम लोगों को, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, v1 की वैल्यू आ जाएगी और v1 की वैल्यू इस कांस्टेंट में पुट कर दीजिए, v2 आ जाएगी। ठीक है, कीजिए, सॉल्व कीजिए। अंडर रूट 80/11 आ रहा है v2 की वैल्यू। v2 की वैल्यू हाँ यस सर, रूट 80/11। यस सर। ठीक है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके कितनी आ रही वैल्यू। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये प्रैक्टिस के लिए, ये मत सोचिएगा ऐसे एग्जाम में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग कर। नोट कर लिया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपने मान लिया कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में आपने एक मास को हैंग किया हुआ है, ठीक है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर, ठीक है, स्टोन बांध दिया आपने एक स्ट्रिंग में, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बनाऊं तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, और अंदर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन। तो यहाँ पे मेरे को ये पता है कि अगर सर्कुलर मोशन करना है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर केस में
सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन, ठीक है। तो टेंशन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर, ठीक। लिखते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि अगर मैंने कहा कि इस वाले पार्टिकल को अगर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है, देखिए सर्कुलर मोशन तो हो सकता है ना यहीं पर आके रुक जाए, ठीक है, ये पेंडुलम की तरह बिहेव करने लगे, ठीक, हो सकता है यहां तक जाए फिर नीचे फॉल कर जाए, ठीक है। तो अगर इसको कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लिखिए सेकंड पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हर एक पॉइंट पे मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स किसी पॉइंट पे नहीं मिला तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन तो आ गई कि अगर मेरे को वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव होनी चाहिए। हम लोग इसी पार्ट को डिवाइड करते हैं ए, बी, सी, डी। मैंने इसको 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर दिया। मान लिया कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला पार्ट लेते हैं ए टू बी, ए बी पोर्शन, ठीक। मैं ए बी पोर्शन के बारे में बात करूं तो मैंने कहा कि पार्टिकल किसी इस पोजीशन पे है और ये एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ थीटा, ठीक। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये सर्कल का ही पार्ट है, ठीक है, और ये वेलोसिटी इसकी भी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करूं, नीचे की तरफ क्या आएगा? mg, अंदर की तरफ क्या आएगा? टेंशन, ठीक। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी स्ट्रिंग मतलब कि टेंशन वाले क्वेश्चन आए तो हम लोग एक्सिस किसको मानेंगे? टेंशन वाले को वाई एक्सिस मान लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको वाई एक्सिस मान लिया। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसके अपोजिट ये भी थीटा होगा। अब कंपोनेंट्स डिवाइड कीजिए। यहां पर इस डायरेक्शन में एक mg का कंपोनेंट आ रहा होगा, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा, ठीक। अब इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है तो बाहर की तरफ क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, मैंने इसका रेडियस r माना हुआ है, या स्ट्रिंग की लेंथ मान ली जा रही, ठीक है। टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? T = mg cos थीटा प्लस mv²/r, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए mg sin थीटा। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज? फ्रॉम ए टू बी स्पीड विल डिक्रीज, ठीक है, पहला पॉइंट। अगर मैं ए से बी मूव कर रहा हूं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 से 90, है ना? तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? 0 to 90, मतलब थीटा इंक्रीज कर रहा है। अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। तो mg cos थीटा भी डिक्रीज कर रहा है a टू b, v तो डिक्रीज कर ही रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल टेंशन भी क्या करेगा? डिक्रीज। देखिए
मैं डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हर एक पॉइंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे तो जब तक डेरिवेशन के हर एक पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो थ्योरी को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं B2C की। B2C मैंने कहा कि स्ट्रिंग इस पोजीशन पे है और ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना, ये सर्कल का पार्ट है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, इधर क्या लग रहा होगा, टेंशन, ये थीटा है तो ये भी थीटा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस अब यस सर। mg की कंपोनेंट्स, इसको y एक्सिस और इसको x एक्सिस मान लिया आपने। ये थीटा है तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, एक mg का कंपोनेंट इधर mg sin थीटा, v इधर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई r, ठीक। तो देखिए टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r माइनस mg cos थीटा। पहला पॉइंट, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है mg sin थीटा, तो ये स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज। तो स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक। अब मैं थीटा के बारे में बात करूं, थीटा B से C मूव कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू 90 से 0 हो रही है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। इंक्रीज। mv स्क्वायर बाई r को देखिए, mv स्क्वायर बाई r डिक्रीज हो रहा है, cos थीटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज। डिक्रीज। 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 4 0, ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। तो स्टार्टिंग में वैल्यू मान लीजिए 5 है और ये 2 है, तो 5 माइनस 2 3, अब ये डिक्रीज हो गया, इसको 4 मान लीजिए, और ये इंक्रीज हो गया, इसको 3 मान लीजिए, तो 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज। मम्मी की बनियान तो पता नहीं हर जगह पड़ी है, ठीक है। कभी कहीं यहाँ कभी पे कहीं। आपका बीच में क्या माइनस भाई साइन, मम्मी क्या, ये अपनी अब बनियान वनियान उठा के माइक रख दिया यूज करो, करिए प्लीज। हर जगह पड़ी हुई है। इससे पहले वाले में बीच में प्लस साइन आ रहा था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं A to B में टेंशन की वैल्यू डिक्रीज तो हो रही है, क्या टेंशन 0 हो सकता है, नो सर, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, टेंशन की वैल्यू डिक्रीज तो हो रही है लेकिन A to B में टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक। इधर आते हैं, बीच में माइनस साइन आ रहा है, तो एक ऐसी कंडीशन हो सकती है ना कि mv स्क्वायर बाई r किसके इक्वल हो जाए, mg cos थीटा की, ठीक। तो इस केस में टेंशन में भी 0, टेंशन की वैल्यू 0 हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक। अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट किया वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू कहीं पे 0 हो सकती है। अब मैं ओवरऑल बात करूं A to B, B to C, मतलब पार्टिकल A से C पूरा मूव कर रहा है,
बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जा रहा है, ठीक। तो पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज, और टेंशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज। तो मिनिमम टेंशन कहाँ पे मिलेगा, सी पे। टॉप टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सी पे। ठीक है। तो मैंने कहा कि मिनिमम टेंशन विल बी एट सी, ठीक। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं कि अगर मिनिमम टेंशन की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन तो उससे बड़ा ही होगा। यस मिनिमम ही अगर पॉजिटिव है तो इसके अलावा तो हर एक पॉइंट पे तो इससे ज्यादा ही टेंशन है, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन P minimum should be greater than 0. आपने B to C में T की वैल्यू क्या लिखी थी, mv स्क्वायर बाई r माइनस mg mg cos थीटा, ये लिखा था ना। यस सर। जब पार्टिकल C पोजीशन पे पहुंच जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 1। 1 तो टेंशन एट C will be mv स्क्वायर बाई r माइनस mg। यहाँ तक क्लियर है। और ये Yes. वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो क्या चीज, सर, ये लास्ट वाला पॉइंट। टेंशन की वैल्यू ये थी mv स्क्वायर बाई r माइनस mg cos थीटा। अगर Yes, sir. पार्टिकल C पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, cos 0 की वैल्यू 1। तो C पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, mv स्क्वायर बाई r माइनस mg। तो अभी मैंने क्या कहा कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए मिनिमम टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो वही मैंने लिखा, Yes, ठीक है। sir. मैंने कहा कि पार्टिकल जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे था तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी थी, हम लोग ये निकालते हैं ना कि मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट सो दैट पार्टिकल कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी निकालने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी u है और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, ठीक। इसी को मैंने रेफरेंस मान लिया। तो टोटल एनर्जी एट A is equal to total energy at B। A पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस माना हुआ है, ठीक। हाफ mu स्क्वायर। B पॉइंट पे ये कितनी हाइट होगी, 2r। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। m कॉमन होके कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, u स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr प्लस b स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर माइनस 4gr। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बता। सर हो गया। ठीक है, तो आपने ये v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली।
ये देखिए टेंशन था, यहाँ पे वी स्क्वायर अननोन था, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको, तो ये कितनी हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस 4GR माइनस एन जी ग्रेटर देन 0। ठीक है, टेंशन में मैंने वैल्यू पुट कर दी है, एम कॉमन होके कैंसिल हो गया, आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 4GR माइनस GR ग्रेटर देन 0, तो u इज ग्रेटर देन अंडर रूट 5GR। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं, तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5GR। अब कोई बता सकता है कि मैंने इक्वल टू क्यों लिया, सोच के बताइए। अभी तो मैंने कहा कि हर एक पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू ले लिया इसका मतलब टेंशन एट सी इज 0। बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी गेन के इक्वल है ना। तो इक्वल टू क्यों ले लिया, देखिए ए से सी, अगर पार्टिकल ए से सी मूव कर रहा है तो टेंशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। ठीक, अगर पार्टिकल सी से ए आएगा तो टेंशन फिर से इंक्रीज होगी, उल्टा सोचिए। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो टेंशन डिक्रीज हो रही है, तो ऊपर से नीचे आएगा तो टेंशन क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, पार्टिकल सी पोजीशन पे पहुंच गया और मैंने कहा कि सी पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक, टेंशन की वैल्यू सी पोजीशन पे 0 है, 0 हो गई, लेकिन इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ना। ठीक, अगर वेलोसिटी है इसका मतलब मोमेंटम है, m इंटू वी, तो अपने मोमेंटम के कारण ये आगे मूव कर जाएगा ना, वहां पे रुकेगा थोड़ी ना। ठीक है, क्योंकि इसके पास मोमेंटम है। ठीक, और इसके पास मोमेंटम है तो अगर थोड़ा सा भी आगे मूव किया तो टेंशन वापस एक्ट करने लगेगा। ए से सी टेंशन डिक्रीज हो रहा है, सी से ए टेंशन इंक्रीज हो रहा है। अगर सी को ये हल्का सा भी क्रॉस करेगा तो टेंशन की वैल्यू तुरंत ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है सी से। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर मैंने टेंशन इज इक्वल टू 0 ले लिया, लेकिन अपने मोमेंटम के कारण ये आगे मूव करेगा, और ये जैसे ही आगे मूव किया टेंशन वापस एक्ट करने लगेगा। अब आगे समझ में? यस ठीक, नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा अपनी बड़ी में, इक्वल टू क्यों लिया, इसलिए स्टार्टिंग में नहीं बताया था इक्वल टू। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो पार्टिकल है अगर इसको कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम। ठीक है, तो मेरे से पूछा गया बी पॉइंट पे स्पीड कितनी है और सी पॉइंट पे स्पीड कितनी है, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। √GR हो जाएगा। हाँ, बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है आपको।
एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, इसको रेफरेंस माना हुआ आपने। ए पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mvv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। एस तो आर के इक्वल होगा ना, कितना हाइट है यहाँ से आर, सॉल्व कीजिए, m कॉमन होके कैंसिल हो गया, vv की वैल्यू आ जाएगी √3gr। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। अगर मैं ए पॉइंट के बारे में बात करूं तो हाफ mu² 5gr, सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc², यहां से vc की वैल्यू आ जाएगी √gr। अगर लोवेस्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड √5gr है तो बी पे होगा √3gr, और सी पॉइंट पे स्पीड होगी √gr। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाल सकते हैं हम लोग, टी इधर की तरफ, नीचे mg और mv²/r, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 6 mg, वैल्यू पुट कर दीजिए। बी पॉइंट पे टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन इधर की तरफ, नीचे mg और इधर क्या लगेगा mvv²/r। तो बी पॉइंट पे टेंशन हो जाएगा mvv²/r, इसका मतलब 3 mg। और सी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, मिनिमम वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5gr है तो 0। यही तो प्रूव करते हुए निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी देखेगा 0 ही आएगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कल हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है कल हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा मोमेंटम के बारे में, फिर आएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे इम्पल्स में, ठीक है। उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि अभी इसके बाद से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रोटेशन वाला पार्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आते हैं जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ लेते हैं, ठीक। उम्मीद कम है क्योंकि आप लोग हमेशा पढ़ते हैं क्या बोलते हैं इम्पल्स वगैरह पढ़ लेते हैं एनएलएम में, ठीक है, कि इम्पल्स ये होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स लग रहा है तो उसको इम्पल्स कहते हैं, और क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक। और मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा लेते हैं, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास से ही समझ में आएगा, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं तो आप लोग कर देंगे कि हाँ हो गया क्वेश्चन, क्योंकि तरीका पता ये करना है, क्यों करना है ये नहीं पता, ठीक है। तो वो सेंटर ऑफ मास आपको पॉइंट को क्लियर करेगा, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक या 10-15 दिन में
15 दिसंबर तक हम लोग रोटेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं पैरेलली 2 चीजें उठाऊंगा, 11 तो रहेगा ही, और साथ में 2-3 दिन हम लोग 11th करेंगे और 2-3 दिन 12th करेंगे, ठीक है, ताकि आपका 11-12 पैरेलली चले। टारगेट 15 मार्च है, लेकिन अगर स्पीड सही पकड़ आ गई तो मिड ऑफ फेब तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सिलेबस जितनी जल्दी कंप्लीट हो फायदा आप लोगों के लिए, ताकि रिवीजन में आपको कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। क्लास बंद नहीं होगी जब तक आप लोगों का नीट का पेपर नहीं होगा, इसी से बेफिक्र रहिए। ये नहीं कि मैंने जैन में सिलेबस कंप्लीट करी और 4 महीने छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है। अगर मैं सिलेबस भगा रहा हूँ तो कुछ सोच के भगा रहा हूँ कि कई सारे क्वेश्चन करवाने हैं, कई बार दोबारा रिकॉल करें सभी चीजों को। एक बार आपने पढ़ लिया तो मैकेनिक्स हो सकता है जब सेकंड टाइम पढ़े तो हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं, ठीक है। ये मत सोच के चलिए कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया तो इस साल भी वैसा आएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को भी नहीं पता, ठीक। इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग हाई लेवल की ही करेंगे कि बाई चांस अगर क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ तो हम लोग क्वेश्चन को पिक कर सकते, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।